हेलो एवरीवन, दृष्टिकेत टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम दिसंबर 2023 में जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था उसमें भूगोल विषय में यूनिट 6 से किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया था, यानी इकाई 6 से कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया, इनके प्रोसेस या जो प्रश्नों को फ्रेम करने की प्रवृत्ति क्या रही है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो आप उसका सिलेबस कितना जानते हैं, आप उसके सिलेबस के बारे में कितना अवेयर हैं, आपने पूरा सिलेबस ठीक से देखा है, ठीक से उस सिलेबस को पढ़ा है कि नहीं, और दूसरा कि आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है या नहीं। तो इसी आधार पर, चूंकि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने सिलेबस को भी डिस्कस किया है। और हम जो अभी फिलहाल एक सीरीज लेकर आए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन पर है, जिसमें हमने दिसंबर 2023 के प्रश्नों को शामिल किया है। नेट जेआरएफ का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 में, उसमें हर एक यूनिट से किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं इसी सीरीज में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं इकाई 6 या यूनिट 6 से जुड़े हुए प्रश्नों के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, यूनिट 6 यदि पूछा जाए तो आप सभी को पता है सिलेबस के आधार पर कि इसका नाम है आर्थिक गतिविधियां एवं क्षेत्रीय विकास, यानी कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं, इनके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, प्राथमिक जो एक्टिविटीज हैं, द्वितीयक एक्टिविटीज हैं, या प्राथमिक जो चरण है, द्वितीयक चरण है और तृतीयक चरण, और हमने चतुर्थ चरण के बारे में भी चर्चा की थी, जिसमें बेसिकली किस पर ध्यान दिया जाता है, विकास एवं अनुसंधान पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो तीसरे चरण में हम सभी जानते हैं सेवा सेक्टर या आप कहें सेवा क्षेत्र शामिल है। दूसरे चरण में हम सभी जानते हैं उद्योग अवसंरचनाएं शामिल है, और पहले पर कृषि, और भारत कृषि प्रधान देश है। तो ये सभी जो आर्थिक गतिविधियां हैं इन सेक्टर्स में, इन चारों सेक्टर में, इनको लेकर यह यूनिट है। इसके साथ इन सभी गतिविधियों के साथ साथ किसी क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा है, क्षेत्रीय विकास में कौन कौन सी संस्थाएं सामने आ रही हैं, किन किन क्षेत्रीय विकास संगठनों ने मिलकर इस पर ज्यादा जोर दिया है, यह भी इस यूनिट में शामिल की गई है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन में यूनिट 6 से किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे व्यापार के बारे में दो कथन दिए गए हैं। अब आपको इनमें से दोनों कथन को पढ़ना है और बताना है कि उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है। तो आइए सबसे पहले हम कथन पढ़ते हैं। कथन एक है, रिकॉर्ड्स के मॉडल के अनुसार प्रौद्योगिकी या प्राकृतिक संसाधनों में अंतर के कारण व्यापार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। दूसरा कथन है जिसमें लिखा है, जापान का अपना कोई तेल भंडार नहीं है, फिर भी वह विश्व के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में है। ठीक, अब आप देखिए दोनों कथनों के बारे में, और दोनों कथनों के बारे में आपको चुनना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। देखिए, आप हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हम पहले कथन के बारे में। पहला कथन क्या कह रहा है कि रिकॉर्ड्स के मॉडल्स के अनुसार प्रौद्योगिकी या प्राकृतिक संसाधनों में अंतर के कारण व्यापार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। देखिए, यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यदि किसी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नहीं है, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पर कोई भी संसाधन मौजूद नहीं है, इंपॉर्टेंट बात, प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी है, यानी आप कह सकते हैं कि वे वहां पर ठीक तरीके से अपनी आजीविका चलाने में भी सक्षम नहीं है, वहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, यानी आप वहां पर अन्य सभी संसाधन क्या हो जाएंगे, फिर बाधित हो जाएंगे। ना नदी है, प्राकृतिक संसाधनों की यदि हम बात करें तो पेड़ पौधे नहीं है, मान लीजिए बंजर जमीन है, वहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, मान लीजिए वहां पर नदी या कहें जल स्रोत नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यानी उसी क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक, तो जहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी, लोग वहां पर क्या करेंगे, व्यापार पर आश्रित रहेंगे, दूसरे स्थान पर जाएंगे, वहां से चीजें लेकर आएंगे। तो ध्यान रखें, इसमें कथन पहला बिल्कुल सही है कि प्रौद्योगिकी या प्राकृतिक संसाधनों में अंतर के कारण व्यापार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जहां पर प्रौद्योगिकी है वहां पर मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जहां प्राकृतिक संसाधन है वहां प्रौद्योगिकी नहीं है, तो इनमें जब डिफरेंस होगा तो लोग क्या करेंगे, व्यापार के लिए
आवागमन करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इस कारण क्या होगा, वहां व्यापार की प्रवृत्तियां देखने को मिलेगी, व्यापार की आवश्यकता उत्पन्न होगी। दूसरा कथन है, जापान का अपना कोई तेल भंडार नहीं है, फिर भी वह विश्व के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में शामिल है। तेल उपभोक्ता यानी यह तेल का उपयोग करता है, पेट्रोलियम की, ध्यान रखिए पेट्रोलियम पदार्थों की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि जापान का अपना कोई बड़ा क्या नहीं है, तेल भंडार नहीं है। छोटे छोटे घरेलू स्तर पर हैं, लेकिन बहुत बड़े इनके पास तेल भंडार नहीं है, और जापान वास्तव में बड़े तेल उपभोक्ताओं या उपभोक्ता वाले देशों में शामिल है। तो यहाँ दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के मैदानों में निम्न में से कौन सी प्रचलित है? ऑप्शन है हमारे पास, व्यावसायिक डेयरी की खेती, व्यावसायिक अनाज की खेती, विशिष्ट बागानी, चावल, प्रमुख गहन जीवन निर्वाहक खेती। देखिए, जब भी उत्तरी अमेरिका के मैदानों की बात आएगी, ठीक है, प्रेयरी के मैदान कहा जाता है ना, उत्तरी अमेरिका के मैदानों को क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इन रीजन पर, इन क्षेत्रों पर जो सबसे ज्यादा खेती देखने को मिलती है, वह देखने को मिलती है कपास की खेती, गन्ना की खेती, और आप मान सकते हैं कि कुछ अन्य चीजें शामिल है, जैसे कहीं कहीं आपको गेहूं का भी उत्पादन मिलेगा। लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ खेती की जाती है वह की जाती है व्यावसायिक खेती, जिसका बाजार मूल्य अधिक होता है, जहां पर उत्पादन तो होता है उनका, लेकिन बेचने के लिए उत्पादन होता है, बाजार उसे ट्रांसफर किया जाता है, उस खेती से उपजी हुई चीजों को, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका के मैदानों में व्यावसायिक अनाज की खेती होती है, जिन अनाजों का ये क्या करते हैं, व्यावसायिक उपयोग करते हैं, बाजार में ले जाकर इन्हें बेचते हैं। ठीक है, अब यदि बात करें व्यावसायिक डेयरी की खेती, तो दरअसल नहीं, पशुपालन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन बहुत अधिक क्षेत्र यहाँ का डेयरी में आश्रित नहीं है। ठीक है, और बात करें विशिष्ट बागानी की, तो यह भी नहीं है, और अगर ये इसमें क्या लिखा है, जीवन निर्वाह खेती, तो नहीं, दरअसल ये व्यावसायिक अनाज की खेती करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि हमने बात की उत्तरी अमेरिका के मैदानों के बारे में, इन्हें क्या कहते हैं, और दक्षिणी अमेरिका में जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक नगर की वित्तीय शक्ति के केंद्र तथा उच्च तकनीकी अवसंरचनाओं की भूमिका पर, ध्यान रखिएगा, एक तो क्या लिखा है, वित्तीय शक्ति के केंद्र तथा उच्च तकनीकी अवसंरचना की भूमिका पर आधारित होता है। आपके पास ऑप्शन है, ध्यान रखें, सन्नगर, वैश्विक नगर, विश्वविद्यालय नगर, मनोरंजन नगर। अब आपको बताना है इन चारों में से वह कौन सा नगर है जो एक नगर की वित्तीय शक्ति के केंद्र तथा उच्च तकनीकी अवसंरचनाओं की भूमिका पर आधारित होता है। देखिए, यदि हम बात करें हमारे पहले वाले ऑप्शन के बारे में, जिसे सन्नगर कहा गया है, तो सन्नगर के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यह क्या है। सन्नगर मतलब शहरी विकास के अंतर्गत इन चीजों को इसे शामिल किया गया है, और शहरी विकास के अंतर्गत जो बड़ा क्षेत्र होता है, मूल रूप से इसमें कुछ कस्बों को पृथक करके एक साथ ले लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ कस्बों व शहरों को पृथक करके एक साथ ले लिया जाता है, और इस प्रकार सन्नगर बसाए जाते हैं, या सन्नगर इन्हें कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि शहरी विकास के अंतर्गत वह बड़ा क्षेत्र जिसके परिणाम स्वरूप मूल रूप से पृथक कस्बों या शहरों का विलय कर लिया जाता है, या विलय होता है, उन्हें सन्नगर कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर दो या दो से बड़े क्या शहर शामिल हैं, कस्बे शामिल हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं, लेकिन इसमें क्या कस्बे शामिल हैं, शहर शामिल है, छोटे छोटे कस्बे और शहर। अब यदि बात की जाए, इसमें क्या लिखा, वित्तीय शक्ति के केंद्र। वित्तीय शक्ति का केंद्र, इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह क्षेत्र बहुत ख्याति प्राप्त होगा, और यदि कोई क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त होगा, तभी वह वित्तीय शक्ति का केंद्र बनेगा, और तभी वह उच्च तकनीकी अवसंरचना में अपनी भूमिका निभाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यह कौन सा क्षेत्र होगा, यह होगा वैश्विक नगर। इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें, तो इस प्रश्न का सही जवाब है वैश्विक नगर। दरअसल वह नगर है, या वैश्विक नगर में एक उस नगर की अवधारणा शामिल है जहां वित्तीय शक्ति का केंद्र होगा, वहां उच्च तकनीकी अवसंरचनाएं होंगी। न केवल उच्च तकनीकी अवसंरचनाएं होंगी, बल्कि यहां पर उच्च गुणवत्ता वाली
गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल होंगी। न केवल उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होंगी, बल्कि इस क्षेत्र में जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मुद्रा कोष शामिल किया जाता है, ये यहाँ पर वहां भी वित्तीय रूप में अपनी सहायता करेंगे। यानी कह सकते हैं कि वैश्विक नगर की जब हम बात करेंगे तो वैश्विक नगर वे नगर या वे महानगर होंगे जहां पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार के रूप में इसे वित्तीय शक्ति का केंद्र माना जाएगा। ठीक है, और ये वित्तीय बाजार के रूप में क्या होंगे, विकसित होंगे। ठीक है, वैश्विक नगर दरअसल इस सेंटेंस के लिए सबसे सटीक बैठता है। ध्यान रखिए, वैश्विक नगर यानी क्या? वैश्विक नगर का मतलब यह है कि यहां पर राष्ट्रीय बैंक स्थापित होंगे, राष्ट्रीय बैंक के साथ साथ यहां शेयर मार्केट भी स्थापित होगा, शेयर मार्केट या शेयर बाजार। ध्यान रखिएगा, इस चीज से भी यहां अधिक लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा जो वित्तीय जो हमारे पास वित्तीय सुविधाएं हैं वे कई प्रकार से प्राप्त होती हैं। तो जो आपको वित्तीय सुविधाएं मिलेंगी वे इसी वैश्विक नगर से प्राप्त हो सकेंगी। तो ध्यान रखें, इंटरनेशनल वित्तीय सुविधाएं यहीं से मिल सकती हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा वैश्विक नगर। जबकि विश्वविद्यालय नगर की बात की जाएगी, यानी ऐसा नगर जहां पर विश्वविद्यालय अधिक आपको देखने को मिलेगी। मनोरंजन, यानी आपको जहां पर मनोरंजन की चीजें अधिक देखने को मिलेगी, मनोरंजन नगर कहलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने वॉन थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल को 1925 में शोधित किया था। आपके पास ऑप्शन है जोनासन, वाल्कनबर्ग, होरबर्थ या ब्लैकी। ध्यान रखिए, आपको इस ऑप्शन में जो अभी हम इसके बारे में ऑप्शन बताएंगे, देखिए भूमि उपयोग मॉडल किसका, वॉन थ्यूनेन का बहुत फेमस है, इसलिए आपको वॉन थ्यूनेन का भूमि उपयोग मॉडल जानना चाहिए, पता होना चाहिए। इस पर हमने चर्चा की है, आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो वाले सेक्शन में। अब इंपॉर्टेंट बात, किसके जो भूमि उपयोग मॉडल है इसे वर्ष 1925 में किसने संशोधन किया था? इसे संशोधन किया था या शोधित किया था जोनासन ने। ध्यान रखिए, जोनासन ने। कब? यह भी वर्ष याद रखें, 1925। तो अब आपको इस प्रश्न से क्या समझ में आया? आपको इस प्रश्न से यह समझ में आया कि जब आप इस यूनिट को पढ़ेंगे या आप इस यूनिट में जितनी भी सिद्धांत या थ्योरी को पढ़ेंगे, जितने भी भूगोलवेत्ताओं के जितने मॉडल्स आप पढ़ेंगे, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि उन भूगोलवेत्ताओं के मॉडल्स को कब बाद में शोधित भी किया गया है, और शोधित करने में पहले वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक कौन से रहे हैं, उनका ईयर क्या रहा है, उन्होंने कब शोधित किया है, ये सारी जानकारियां आपको ठीक से लेनी होगी, इन्हें ठीक से आपको पढ़ना होगा, तब आप नेट जेआरएफ के जो एग्जामिनेशन है उसमें ठीक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए जोनासन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योग अवस्थिति सिद्धांतों को काला या कहें कालक्रमानुसार, कालक्रमानुसार यानी ध्यान रखिए उनका वर्ष कब रहा है उसे लाने का, यानी ये जो उद्योग से संबंधित अवस्थिति से संबंधित सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को किन किन काल के क्रम में लाया गया है, तो आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है इन्हें। तो किस वर्ष में कौन सा लाया गया है, इस हिसाब से सिस्टमैटिक आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत, एलन प्रेड का सिद्धांत, एडगर ह्यूबर का सिद्धांत, वॉल्टर आई जार्ड का सिद्धांत। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए बी सी डी। ए में आपको 1423, बी 1342, सी 1243 और डी 1324। अब इंपॉर्टेंट बात कि अल्फ्रेड वेबर सिद्धांत, एलन प्रेड का सिद्धांत, एडगर ह्यूबर का सिद्धांत और वॉल्टर आइजार्ड का सिद्धांत, ये सिद्धांत किस वर्ष में आए थे? क्योंकि आपको दरअसल कालक्रमानुसार ही बताना है, काल के साथ समय के अनुसार आपको इसे व्यवस्थित करना है। देखिए, यदि हम इन क्रम के अनुसार ही इनके ईयर्स को देखें, देखिए इनका इंपॉर्टेंट या कहें ये सिद्धांत लाए क्यों गए थे? ये सिद्धांत लाए गए थे जब हम उद्योगों को अवस्थित करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं किसी क्षेत्र में या कहीं पर, तो उन उद्योगों को स्थापित करने के लिए या औद्योगिक अवस्थिति के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। तो इन सभी वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने दरअसल अलग अलग चीजों पर फोकस किया। कुछ ऐसे भी भूगोलवेत्ता हैं या आप कह सकते हैं कुछ ऐसे यहाँ पर महोदय हैं जिन्होंने एक ही चीज पर चर्चा की है। यदि हम बात करें अल्फ्रेड वेबर के बारे में, तो अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में चर्चा की थी औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के बारे में, और इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें न्यूनतम लागत अवस्थिति पर ध्यान देना चाहिए।
यानी इनका ईयर क्या है 1909, ध्यान रखें 1909 में इन्होंने ये बात कही थी। और कई भूगोलवेत्ताओं ने अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत को क्या कहा था कि यह न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत है। एलन प्रेड की यदि सिद्धांत की बात करें तो एलन प्रेड ने इस सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था सबसे पहले 1967 में, और इन्होंने बिहेवियरल मैट्रिक्स के बारे में बात की। बिहेवियर मैट्रिक्स यानी लोगों का बिहेवियर क्या है, पैटर्न क्या है वहां पे चीजों का, उत्पादन का, आसपास वाले क्षेत्रों का, तो उसके बारे में चर्चा की 1967 में। एडगर ह्यूबर की यदि हम बात करें तो इन्होंने 2 बार अपने सिद्धांत के बारे में चर्चा की है, 1937 और 1948 के आसपास, ध्यान रखें 1937 और 1948 के आसपास इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था। यदि बात करें वोल्टर आइजार्ड के सिद्धांत की तो वोल्टर आइजार्ड ने 1956 में अपने सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। ठीक है, ध्यान रखें 1956 कब चर्चा की है इन्होंने, 1956 में इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। ठीक है, अब हम इन्हें ईयर वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले जो ईयर आएगा वह 1909 आएगा यानी 1 नंबर। ठीक, उसके बाद जो ईयर आएगा 1937 आएगा यानी नंबर 3। फिर देखिए उसके बाद आएगा 1956 यानी नंबर 4, और उसके बाद आएगा एलन प्रेड 1967 यानी नंबर 2। अब देखिए 1342 कहां पर है, 1342 यानी ऑप्शन बी 1342 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, और यही इस प्रश्न का आंसर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, भूगोल के NET-JRF के पाठ्यक्रम के अनुसार जो यूनिट 6 है उसमें दिसंबर 2023 में किस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया गया था, वे प्रश्न कौन कौन से हैं, इनके पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है वह क्या है, इस पर चर्चा हमने की है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ जो इसी अगली यूनिट से पूछे गए होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।